अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चीफ जस्टिस की मुमकिन एक्सटेंशन पर तहरीक इंसाफ मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही है कि हुकूमत किसी आईनी तरमीम के जरिए उनकी मुद्दत में इजाफा कर सकती है। और हालिया दिनों में हमने सियासी जोड़ तोड़ का एक सिलसिला भी देखा, जैसे ये तासुर उभरा कि आने वाले दिनों में शायद कोई बड़ी आईनी तरमीम करा ली जाएंगी। अब हुकूमत ये वजाहत दे रही है कि ऐसी कोई तरमीम पेश नहीं की जा रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत में तोसी के मामले पर एडवोकेट शाहजहां ने स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वसीतर कौमी मफाद के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 3 साल के लिए तोसी दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तोसी देने का बिल पास किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत में तोसी वक्त की ज़रूरत है। कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तोसी देनी चाहिए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की खिदमात तारीखी और कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त कौमी असम्बली की R&I ब्रांच ने वसूल कर ली है। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत चीफ की एक्सटेंशन में तोसी नहीं चाहती तो फिर यह दरख्वास्त किस लिए है? जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन अब तक हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रही। और तहरीक इंसाफ भी यही सवाल उठा रही है। बैरिस्टर गौहर इस मुतालिक क्या कहते हैं कि हुकूमत क्यों इसमें डिले कर रही है, जरा उसकी आपके सामने रखता है। तालिब करते हैं हुकूमत से जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब का नोटिफिकेशन एज अ चीफ जस्टिस 88 दिन 87 डेज पहले हुआ है, प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए मंसूर अली शाह साहब की एज अ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया जाए। अब सवाल यह है कि हुकूमत ये दावा तो कर रही है कि वो कोई ऐसी कानून साजी नहीं करने जा रही, लेकिन दूसरी जानिब वो अदालती हवाले से आइंदा इजलास में कानून साजियां करने की तैयारी जरूर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला किया गया है। दानियाल चौधरी का कहना था कि अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। ज़राए ने बताया कि 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए ये भी बताते हैं कि JUIFA के रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील इससे बड़ा चैलेंज सुनने का मजाज होगा और आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। यानी इस हवाले से जो बेंच होगा वो बड़ा होगा। आइन में तरमीम की जाएगी। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी, यानी हुकूमत अदालती उमूर से मुतालिक बिल ऑपोजिशन के कांधे पर बंदूक रखकर पास कराने का इरादा रखती है। ये तासीर रही है कि वैसी कोई कानून साजी नहीं करना चाहती, बल्कि ऑपोजिशन बेंचेस से इस तरह के बिल आ रहे हैं या प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं और हुकूमत उसको इंडोर्स कर लेगी। अगर कल को ऐवान में चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतालिक बिल लाया जाता है तो मुमकिन है ऑपोजिशन के सहारे ऐवान में लाया जाए, ताकि हुकूमत ये जवाब बना सके कि यह बिल ऑपोजिशन ने पेश किया जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि जब हुकूमत अदालती उमूर के हवाले से तरमीम ला रही है तो मुमकिन है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतालिक भी वो तरमीम ले आए, क्योंकि इस बात के इम्कान तो हैं, लेकिन हुकूमत अब भी इनकारी है। दूसरी जानिब नूर आलम खान JUIFA के रहनुमा वो इस जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों को आज भी और कल भी जाली करार देते आए, तो ऐसे में JUIFA की जानिब से आईनी तरमीम फिर किस हैसियत में पेश की जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान असम्बली के जाली होने के हवाले देते रहे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। असम्बलियां हमारी पार्लियामेंट अलल ऐलान ये बात कहता हूँ और कह चुका हूँ कि उसमें जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सके। हालात भी ऐसे नहीं हैं। जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमजोर असम्बली है। आज भी वक्त है संभलने की, लेकिन हम संभलने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार है। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेगी, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं। अब ये खुला तजाद नहीं तो और क्या है? एक तरफ JUIFA ऐवान को जाली कहती है, दूसरी जानिब कानून साजी में हुकूमत की अब सहूलतकारी का एक तासुर भी JUI को लेकर है कि वो हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। और वो बिल जो हुकूमत को लाना चाहिए तरमीम के लिए वो JUIFA की तरफ से आ रहा है, नूर आलम खान की तरफ से आ रहा है, जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर उसके बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे, ऑपोजिशन बेंचेस पर आ गए।
और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर चली गई। इसके बाद वो जमीयत उलमा इस्लाम फे को ज्वाइन करते हैं। रिसेंट इलेक्शन के अंदर बतौर एमएनए फिर पार्लियामान के अंदर आते हैं। तासुर ये पाया जाता है कि शायद हुकूमत किसी और का खांदा इस्तेमाल कर सकती है। इस सारे मामले पर आज ही, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हुई, जो उनसे मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे आसिफ जरदारी साहब, आज मौलाना की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर हो रही है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तो लगता है कि किसी इत्तेहाद का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ पाया, लेकिन मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो राब्ते हैं वो हुकूमती हलकों से खासे तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या है ये जानेंगे। राशिद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई, गिले शिकवे हुए, उसके बाद मौलाना खुद चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पहुंच गए, तो क्या मौलाना और हुकूमत के माबैन कुर्बतें बढ़ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि चौधरी शुजात हुसैन के पास हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब का आना उनकी तबापुरसी और उनकी इयादत के लिए है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और चौधरी शुजात के बड़ों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक रहा और वही ताल्लुक मौलाना साहब निभाते हुए आ रहे हैं। इस आज की मुलाकात का हुकूमत साजी और हुकूमत में बैठने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर मैं समझता हूँ, या उनकी जमात के बगैर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत का तस्वुर मुकम्मल नहीं है। लेकिन हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों कर दीवार से लगाया जाता रहा है, आज तक ये बात हमें समझ में नहीं आई। अच्छा हजरत, एडवोकेट शाहजहां ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त जमा कराई कि मुल्क के वसीतर मफाद में जस्टिस काजी फायज ईसा को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे किसी भी ऐसी दरखास्त या किसी कानून साजी की जो ये इस तक का रास्ता हमवार करे, उसकी तायद और तौसीक करेगी, हिमायत करेगी? इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तहरीक की हिमायत में जाना है या इसकी मुखालिफत में जाना है। यकीनन मौलाना साहब लाहौर में है, जैसे वो वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अपनी जमात की मुशावरत से वो अपना फैसला मीडिया के सामने रखेंगे। हमेशा इतनी तो अनक्लियर हुकूमत भी नहीं है हजरत, इतनी अनक्लियर तो हुकूमत भी नहीं है जितने अनक्लियर आप नजर आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से, या जमीयत उलमा इस्लाम फे नजर आ रही है। आजम नज़ीर तारड़ साहब तो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे जो असम्बलियों को जाली समझती है, जो समझती है कि मैंडेट चोर बैठे हुए हैं, ये जाली असम्बलियाँ हैं, धांधली की पैदावार हैं, वहीं पर कानून साजी में बढ़ चढ़ के और इवन आइनी तरामीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत से भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। मुझे ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कौन सी हुकूमती करारदाद है या हुकूमती मौक़िफ़ है जिसकी हिमायत की है? सर करारदाद तक की बात ही नहीं है। नूर आलम खान साहब ने आईनी तरामीम पेश करनी है पार्लियामान के अंदर, एजेंडे में जी। नूर आलम खान साहब का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से ही है ना सर? जी हाँ। वो आईनी तरामीम का बिल पार्लियामान में पेश करने जा रहे हैं। वो जब अगर उन्होंने पेश कर लिया तो उसके बाद ही आप और हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि नूर आलम खान साहब ने कौन सा बिल पेश किया, क्योंकि जमात के नोटिस में ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। सर लगता यह है कि हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम फे का कंधा इस्तेमाल कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा अब कंधा कोई इस्तेमाल करेगा। पहले बहुत कंधे इस्तेमाल हो गए, उसका खमियाजा अब तक हम भुगत रहे हैं। अब हम अपने फैसले खुद करेंगे और आवाम की मंशा और मर्जी के बगैर जो लोग जाते हैं पार्लियामेंट में वो अपने फैसले खुद करें। लेकिन हम अव्वल दिन से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग जाने चाहिए जिनको आवाम मुंतखब करती है। 2018 25 जुलाई के इंतखाबात के दिन हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और अब तक हम उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। हाँ, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इस हवाले से जरूर मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, लेकिन हम उसी मौक़िफ़ पे हैं जिस मौक़िफ़ पे 25 जुलाई 2018 को थे। देखिए पार्लियामान में इस वक्त जिस तरह कानून साजी हो रही है वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के जरिए से हो रही है, या फिर ऑपोजिशन के लोग, मतलब मेरे लिए तो बाइसे ताज्जुब बात यह है कि हुकूमत नहीं कर रही, प्राइवेट मेंबर बिल या ऑपोजिशन कर रही है। आप कानून साजी को हुकूमत साजी और हुकूमत के साथ नथी न करें। हर पार्लियामानी मेंबर को हक हासिल होता है कि वो बिल के हिमायत या मुखालिफत में वोट दे। जब इस पर वोटिंग होगी उस वक्त जो फैसला जमीयत उलमा इस्लाम का होगा उस पर ही आप मुझसे इस तरह का सवाल
करने में हक बजानिब होंगे कि JUI ने ये किया, ये नहीं किया। अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ। तासुर ये है ना पहले यूसुफ साहब, तासुर ये कि JUI का झुकाव इस वक्त हुकूमत की तरफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की, TORs के लिए कमेटियां भी बन गई, सब हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डेडलॉक कहाँ पर है और क्या वजह है कि PTI के साथ जो है वो कुपिंग नहीं चढ़ा पा रहे आप? जी, हमारा झुकाव हुकूमत की तरफ है, इसलिए हमने चेयरमैन सेनेट की ऑफर ठुकराई। हमारा झुकाव हुकूमत की तरफ है, इसलिए हमसे पूछा गया कि आप अपने मुंह से बोले कितनी वजारतें चाहिए, हमने वजारतों की ऑफर ठुकराई। जी, हमारा हुकूमत की तरफ झुकाव है। PTI एक जलसा नहीं कर सकी, हमने पशीन में जलसा किया हुकूमत के खिलाफ, कोयटा में जलसा किया, कराची में किया, पेशावर में किया, बहावलपुर में किया, अब 7 सितंबर को लाहौर में करने जा रहे हैं, 14 अक्टूबर को मीरपुर खास में और नवंबर के आखिर में सक्खर में करने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारा झुकाव है। हम PTI वालों को रोजाना अपने घर पर खुशामदेद कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी में उनके हमारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब PTI क्या कह रही है? हमारा झुकाव हुकूमत की तरफ है। हमने सदर पाकिस्तान को क्लियर जवाब दिया कि आपके और हमारे फासले बहुत बढ़ गए, हम आपके करीब अब नहीं आ सकते। अगर ये कुर्बत है तो बिल्कुल ऐसी कुर्बत का मैं इकरार कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। सदर मुमलिकत जो है, आपने उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया? जी, मेरा ख्याल ये है कि आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि PTI के साथ हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा। तो PTI ने 16 साल हमें गालियां दी हैं, हमने 16 साल उनके ऊपर एक संजीदा किस्म के इल्जामात हमारे उन पर हैं। पहले बर्फ को पिघलने दें, वो अपनी गालियों की वजाहत करें, हम अपने इल्जामात की वजाहत करें। कमेटी बैठी हुई है, बातचीत कर रही है। 16 साल की एक दूसरे की मुखालिफत 6 महीने में या 6 दिन में या 16 दिन में ठीक नहीं होने वाली। हज़रत, जब मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में असद कैसर साहब और दीगर ने नमाज अदा कर ली थी, तो उसके बाद तो इख्तलाफात डाई डाउन नहीं हो गए थे? आप मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो गालियां नहीं दी थी असद कैसर साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो उनके आप अब मुझसे वो कहलवाना चाहते हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता, जो गैर मुनासिब है कि जानवरों के चेहरे काट के मौलाना साहब की तस्वीरें उनके वर्करों ने लगाई थी, मेरे वर्करों ने खान साहब की इस तरह की तस्वीरें नहीं बिगाड़ी थी। अभी बर्फ पिघल रही है, आप थोड़ा इंतजार करें, ठंडा ठंडा पिएं ताकि वक्त के साथ साथ जो भी इत्तेहाद हो वो मुअस्सर हो, वक्ती इत्तेहाद। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि मौलाना जो डिमांड कर रहे हैं हमसे, वो डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है, वो हम पूरी नहीं कर सकते, इसलिए शायद ये इत्तेहाद भी ना हो सके। तो क्या ऐसी डिमांड है जो आपने तहरीक इंसाफ से कर ली है? मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं होगी कि वो हमें वजीर आजम बनाए। तहरीक इंसाफ तो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने लीडर के लिए एक जलसा कर सके। वो हमारी कौन सी डिमांड पूरी करेंगे? वो अपने लीडर को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कोई एक भरपूर मुनज़्ज़म मुल्कगीर कोई एहतजाज कर सकें। डिमांड यही है कि हमारे उनके ऊपर इल्जामात जो थे, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंडे पे काम करती रही है, उस हवाले से वो हमें क्लियर करें कि उन्होंने काम किया है तो आइंदा नहीं करेंगे, नहीं किया है तो हमें मुतमईन करें, कायल करें। हम मुल्क के लिए हर एक के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने घर पर हमेशा उनको फराख दिली के साथ वेलकम किया है। आज की आपकी इस गुफ्तगू से तलखी बढ़ेगी, नरमी पैदा नहीं होगी। KP में वैसे हुकूमत है PTI के पास सर, आप कह रहे हैं PTI कुछ दे नहीं सकती, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है सर? जी, वो मैं भी मुझे भी मालूम है कि उनकी हुकूमत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हर गुजरते वक्त के साथ दूर होती जा रही है, जबकि हुकूमती हलकों और हुकूमती बेंचेस के करीब से करीब तर होती हुई जमीयत उलमा इस्लाम हर गुजरते दिन के साथ दिखाई दे रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये राज खुद मुनकशफ कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो राब्ते में है या राब्ता कर रही है। ये क्या मामला है? ब्रेक के बाद इसके हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ रही हैं और ये दरारें वक्त के साथ गहरी होती चली जा रही हैं। तहरीक इंसाफ में धरेबंदी से कन्फ्यूजन फैल रही है। एक रहनुमा का बयान दूसरे रहनुमा के बयान से नहीं मिलता, यहाँ तक कि बानी PTI और वज़ीर आला KPK के बयानात में भी काफ़ी तजाद दिखाई दे रहा है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत झूठ पर चल रही है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है, अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ मुल्क और आइन के लिए होगी। अब ये बानी PTI का मौक़िफ़ है जिस पर उनके अपने ही वज़ीर आला KPK
अली अमीन गंडापुर पानी फेरते हुए ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तिरनौल जलसा मंसूख किया गया। इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया था, मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राब्ता नहीं किया, मैं वजीर आला से उसी लेवल पर राब्ता हुआ हूँ। बानी पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ना होने का दावा यहाँ मशकूक हो रहा है। तहरीक इंसाफ के आपस के झगड़े इतने गहरे हो रहे हैं कि पार्टी में कोई भी मौसर बयानिया नहीं बना पा रहा या बन पा रहा। यहाँ तक कि बानी पीटीआई के बयानात उनके अपने पार्टी के लोग झुटला देते हैं, जिससे पार्टी की साख को अच्छा भला डेंट पड़ रहा है और रही से ही जो कसर है वो हुकूमत पूरी कर रही है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। के इंतशार अब तहरीक इख्तलाफ और अपने जितने ये हिस्सों में बंट रही है, पार्टी पे कब्जा करने की कोशिशें हैं। एक ग्रुप कहता है कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगी और दूसरा ग्रुप कहता है कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। तो पार्टी को तो ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। जो वाज़े मिसाल है वो हाल ही में आपने देखा कि इनके एक केपी के मिनिस्टर थे और वो के मिनिस्टर को जब उसने तमाम तर राज अफशा करने की कोशिश की कि इनकी करप्शन के ऊपर से मैं पर्दे हटाऊं, जो केपी हुकूमत में जो चांद चढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर उसने वाज़े मौक़िफ़ रखा। दोनों हाथों से पिछले 12 साल से केपी सूबे को लूटे हुए है। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम को पीटीआई पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई जिला पेशावर का सदर और शाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतालिक जो करारदाद है उस करारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। इसका पस मंजर देखें तो गुज़श्ता रोज़ वजीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई के अरकान असम्बली के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत लिए। इकरारनामे पर दस्तखत वजीर आला बानी पीटीआई और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद से मुतालिक थे। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए थे, यानी उन्होंने एक तरह का वजीर आला पर अदम एतमाद का इजहार किया था। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में सियासी उहदेदारों की तब्दीली के लिए कोशा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर को हटवाकर शेख वकास अकरम को लाने के लिए बानी पीटीआई को सिफारिश की। अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर को हटाने के लिए मुतबादिल का नाम पेश किया। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल के इख्तलाफात के बायस पंजाब में पार्टी में इत्तफाक़ राय में मुश्किलात थी। शेख वकास अकरम को पंजाब का सदर बनाने के लिए अली अमीन और शिबली फराज बानी पीटीआई को कायल कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब में मुतबादिल ओहदेदारों को केपी हाउस में रिहाइश और मुकम्मल इंतजामात जो है उनके लिए किए गए हैं। अली अमीन ने बानी पीटीआई को पैगाम में कहा है कि मियां असलम इकबाल पार्टी को मुतहद ना रख सकेंगे। हमाद अजहर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए मुतबादिल नाम होने चाहिए। अब जहाँ नौबत यहाँ तक आ जाए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के एक दूसरे के साथ मेल न खाते हों, जब नौबत यहाँ तक आन पहुँचे तो सूबे की वज़ारत आला बचाने के लिए अपने ही वज़रा के इकरारनामों पर दस्तखत करवाए जा रहे हों और जो मर्ज़ी के मुताबिक ना चले उन्हें ओहदों से बरतरफ कर दिया जाए, तो ऐसे माहौल में बैरिस्टर गौहर सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में किसी किस्म की कोई सियासी तकसीम नहीं है। देखो, जहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खाम ख्याली। अगर पार्टी टूटती तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती। जो लोग करते, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुत्तहद है। हमारे सारे MNAs ने अपने सर्टिफिकेट फाइल किए हैं, सारे MPAs ने सर्टिफिकेट फाइल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसकी लाइट में, और ये इस बात का सबूत है कि पार्टी में कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब की क़ियादत में मुत्तहद है और चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा सच कोई राब्ता नहीं है और ये बात खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दी है कि हमने कोई राब्ता नहीं किया है आज तक। खान साहब इन राब्तों की तरदीद कर रहे हैं, आप इन राब्तों की तरदीद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ राब्ता है और इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता करने पर ही उन्होंने इस्लामाबाद का जलसा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वर्कर चार्ज हैं, हमारे वर्कर चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो निकलें, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये जलसा कोई और लीडरशिप जैसे बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब या कोई और मुलतवी करने का ऐलान करते तो शायद वर्कर इसको एक्सेप्ट ना करते, लेकिन चूँकि खान साहब तक अप्रोच हुआ और वो इसलिए नहीं हुआ कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, बल्कि इसलिए हुआ कि उस दिन के हालात की नज़ाकत का सबको इल्म हुआ और वो बात खान साहब तक पहुँचाई गई।
और उसके बाद जो है ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं कह सकता, गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी, ज़रूर होगी कि जलसा ना हो, क्योंकि उस दिन जो हालात थे उससे कुछ और लोग भी फ़ायदा उठा सकते थे और ये खदशा था कि ऐसा ना हो कि दोबारा कोई। तो इसका मतलब है शौकत यूसुफजई साहब, एस्टैब्लिशमेंट आपकी खैर खा हुई, आपके अपने लोग शायद खैर खाई नहीं कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ने फिर रोल प्ले किया और आपकी खैर खाई और आपके वेल विशर का, ये तो आप रियलाइज कर रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो यही है कि पार्टी ने खुद ये इनिशिएटिव लिया और इमरान खान तक वो बात पहुँचाई कि आज का जो जलसा है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बहुत सारे और लोग जमा हैं और जो फैसला आने वाला है, तो ये ना हो कि कहीं तसादम हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के लोगों ने ये बात कन्वे नहीं की ना, पार्टी के लोगों को एस्टैब्लिशमेंट ने कन्वे की बकौल आपके चीफ मिनिस्टर के, और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कुछ लोग वहां गए, उन्होंने खान साहब को कन्वे की और खान साहब ने मान लिया। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया है ना कि उनको अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब इसके आगे आप जो भी माना लें उसका आपकी अपनी मर्जी। अच्छा चले, मुझे ये बताइए सर, फिर ये जो पार्टी के अंदर डिवाइड है इसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले शकील खान को फारिग किया गया, उसके बाद शकील खान की फेवर में उठने वाली आवाज़ों को भी फारिग कर दिया गया, आतिफ खान हो या अरबाब शेर अली हो, उनको भी एक को रीजन की सदारत से हटा दिया गया, दूसरे को डिस्ट्रिक्ट की सदारत से हटा दिया गया, तो कुछ तो है जो विद इन द पीटीआई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जब पार्टी बढ़ती है, बड़ी पार्टी है, फिर लीडर जेल में है, इतना अरसा हो गया, तो छोटे मोटे इख्तिलाफात तो होंगे। अब ये कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं, बिल्कुल लिए जा रहे हैं, अब आगे देखना क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पार्टी डिवीज़न का शिकार नहीं होगी, इसलिए कि जो भी ग्रुप है वो ये ज़रूर तस्वर करेगा कि उसकी अपनी ज़ाती तौर पे उसका कोई वोट बैंक नहीं है, जब इमरान खान का ये वोट बैंक है तो वो। लेकिन ये तो आप एग्री कर रहे हैं ना कि ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर, इस बात से तो आप मुत्तफिक है कि ग्रुपिंग है? नहीं, ग्रुपिंग नहीं है, इख्तिलाफात जरूर हैं और ये इख्तिलाफात तो हर जमहूरी पार्टी में होते हैं। नहीं, लेकिन ये मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर। आतिफ खान इज नॉट अ न्यू वन सर, खान साहब के बहुत करीब रहे हैं आतिफ खान, कोई नया बंदा भी नहीं है। इख्तिलाफात जो है ना, इख्तिलाफात जमहूरी पार्टी में ही होते हैं ना, हमारी पार्टी जमहूरी है, हर कोई अपनी। अब ये इख्तिलाफ है किससे सर? ये इख्तिलाफ चीफ मिनिस्टर केपी से? देखिए, ये तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात होते हैं और है, इसमें कोई शक, मैं कोई डिनाई तो नहीं कर सकता, वो तो सारे मीडिया के ऊपर आ रहा है। क्या सीएम केपी के विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक वो है ना कि आप एक डिवीजन बना लें और हुकूमत को नुकसान पहुंचा दें या सीएम को नुकसान पहुंचा दें, तो यहाँ तो मामला ही उलट है। यहाँ तो सब कुछ इमरान खान के पास है। अगर कोई 8-10 बंदे अलग भी हो जाए, ग्रुप भी बना ले, ऐसे ग्रुप है नहीं वैसे, तो तब भी अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक वज़ीर आला है जब तक इमरान खान चाहे। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपके वोटर सपोर्टर्स ऑन ग्राउंड पल्स हमारे पास आती है, वो भी और फिर आपके जो पार्टी के लोग भी हैं, उनके यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है, वो आके कोई मीडिया टॉक बयान हो बड़क तो मार देते हैं, लेकिन उनके एक्शंस में वो दिखाई नहीं देता जो नजर आना चाहिए। नहीं, देखिए, बाहर तमाशाइयों की बात और होती है, लेकिन जो हुकूमत में होता है, आपको पता है कि ये मामला आते रहते हैं, उनसे ज़रूर रब्ते होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में है ना, वो वज़ीर आला है सूबे के, यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, डेफिनेटली उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, रब्ते भी होंगे, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो रब्ते जो है वो कहीं इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो। आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि वो राब्ते इमरान खान के हक में उस गैप को ब्रिज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन है, किसी किस्म की मामलात को मैच्योर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। मैं आपको एक खुलकर बात बताऊं कि इमरान खान को अभी तक इस चीज़ की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई है कि उसके लिए कोई राब्ते करे। अगर वो इस चीज़ पे आ जाए तो मेरे ख्याल से बड़ी आसानी, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम करके बड़ी आसानी के साथ। ये तो शौकत यूसुफजई साहब आप कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से लेके तो और बहुत से लोग हैं, अली अमीन गंडापुर तक, बहुत से लोगों ने राब्ते की कोशिश की है और अब भी हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक राब्ते की जरूरत नहीं है? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इमरान खान ने जिस दिन इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं राब्ता करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें कोई सेकंड भी नहीं लगे। वो तो इमरान खान साहब ने कर दिया था कि फौज अपना तर्जुमान मुकर्रर करे, इससे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है शौकत यूसुफजई साहब? बड़े दावे नहीं, वो देखें, वो मुल्क के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, जो मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, और जब वो कहा जाता है कि जी इमरान खान जो है वो माशी तौर पर मुल्क को सपोर्ट करे और इस वक्त जो बदअमनी है
उसके खात्मे के लिए अपना रोल प्ले करे, तो उसके लिए तो हाजिर है एनी टाइम। पाकिस्तान के लिए तो इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं हाजिर हूँ, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी पाकिस्तान के खातिर। और नहीं, अगर वो आप ये कहें कि इमरान खान को आज़ादी चाहिए, जेल से बाहर आना चाहते हैं वो डील करके, वो कभी डील नहीं करे। अब एक बहुत बड़ा फ्रंट ये है सर, पार्लियामान के फ्लोर पर कुछ कानून साजी हो रही है और बड़ी मेजर जो लेजिस्लेशन है वो होने जा रही है, हो भी रही है। उस पर अगर पीटीआई के अंदर इतनी डिवाइड होगी और फिर पर्टिकुलरली ये नजर आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ और मुलाकातें भी हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज भी चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन के लिए अलायंस बनाने में एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है? और आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौलाना आपके साथ चलेंगे, लेकिन कुछ और हो रहा है जो यकीनन खटक तो रहा होगा पीटीआई के क्वार्टर्स में भी। देखिए, पहली बात ये कि मौलाना साहब ने अगर हुकूमत के साथ मिलाप कर लिया ना, तो आप समझे कि मौलाना की सियासत ख़त्म। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, उनकी सियासत तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुप है, कानून साजी हो रही है, तो क्या मुश्किलात देखें, ये वो चीज़ें हैं जो पार्टी के पॉलिसी मैटर्स हैं। पॉलिसी मैटर पे किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा और ना हो सकता है। ये मैं आपको कहता हूँ कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चला जाए। ये अगर किसी के अली अमीन गंडापुर के साथ इख्तिलाफ है या किसी के आतिफ खान साहब के साथ इख्तिलाफ है या किसी और के साथ, वो इख्तिलाफ हो सकता है, वो ख़त्म भी हो सकता है, वो पार्टी के अंदरूनी मामलात है। लेकिन जब पार्टी किसी और के पास जाती है, गवर्नमेंट के साथ मामलात आएंगे, किसी और के साथ आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी मुतहद होगी। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज ना, विद इन द पार्टी तो क्रैक्स हैं ही, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर भी कोई अलायंस बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। आप मौलाना को कन्विंस नहीं कर पाए, जमात इस्लामी को कन्विंस नहीं कर पाए, महमूद खान अचकज़ई आपसे पर नाराज है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है हमारे पार्ट से, क्योंकि मौलाना साहब ने जितने भी मुलाकातें हुई हैं, वो जो गारंटी मांग रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी वजह से वो अलायंस नहीं हो रहा है और वो शायद होगा भी नहीं। ये बड़ी बात है। मौलाना फजलुर रहमान की क्या डिमांड क्या है आपसे सर? बस वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ना, हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते और उसकी वजह से अलायंस ना हो। नहीं, क्या मतलब आपसे वो ये कह रहे हैं कि आप केपी असेंबली डिसॉल्व कर दें, केपी की हुकूमत छोड़ दें? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस सियासी चीज़ें हैं ना। अब इस तरह एक चीज़, अभी जाहिर है उनके साथ अभी तक बातचीत ख़त्म तो नहीं हुई है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल नहीं। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि अलायंस शायद हो भी ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जाहिर है किसी वजह से कर रहे हैं। हो सकता है ना हो। उसकी वजह केपी हुकूमत है सर? केपी हुकूमत ही, मैंने आपसे कहा कि जो इस वक्त उनके साथ बातचीत चल रही है, जो उनके जो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि उनके साथ बातचीत आगे ना बढ़े। चलिए मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपसे कोई ओहदा मांग रहे हैं मौलाना? देखिए, मैं अगर आपको इस वक्त कह दूं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस वक्त आपको इस चीजों के बारे में नहीं कह सकता। नहीं, डिमांड कुछ ऐसी है या इससे मुख्तलिफ है, ये बता दें मुझे। नहीं, मैं इस वक्त नहीं कह सकता, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से इसकी इजाजत मिल गई तो मैं आपको बता दूंगा कि जी जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लास्टली शौकत यूसुफ ज़ई साहब, लास्टली आपको ये तो पता होगा ना कि मौलाना अगर आसिफ जरदारी साहब से मिल रहे हैं या चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं, तो आपके यहाँ फीलिंग क्या है? ये क्यों मुलाकातें क्यों हो रही? हमें खुशी है, हमें तो कोई वो नहीं है, हमें देखे ना, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट पावर हमारे पास है, सब कुछ है, वी डोंट केयर। लेकिन ये है कि उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं, मुलाकातें कर क्यों रहे हैं सर? क्या चाहते हैं? सबली फोरम के ऊपर आवाज तगड़ी करना चाहते हैं, लेजिस्लेशन चाहते हैं? आप मौलाना साहब से पूछें कि आप क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वफाकी हुकूमत के पास आमदनी हासिल करने का एक जरिया यानी जरिया आमदन टैक्स है, जबकि एक बड़ा जरिया अपने अखराजात को कम करना है, एक्सपेंडिचर्स पिक्चर्स पे कट लगाना है। हर हुकूमत ये दावा करती है कि वो अपने अखराजात को कम करेगी और किफ़ायत शारी को अपनाएगी। हमने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में देखा, जब ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की गई, किफ़ायत शारी के नाम पर वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों को फ़रोख्त किया गया, गाड़ियाँ फ़रोख्त की गई, और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सादगी मुहिम अपनाने का ऐलान करते हैं क्योंकि उनके दिल में आवाम का दर्द है। लेकिन शायद वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि हुकूमत
सादगी की बजाय शाह खर्चियों पर उतर चुकी है। अशराफिया को नवाजने की आए रोज़ नित नई खबरें सामने आती हैं, हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। कौमी ख़जाना अब भी अशराफिया का बोझ उठा रहा है और अवाम के हिस्से में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ आ रही है। और अब वज़ीर आज़म जो अपने विजन के हवाले से काफ़ी जाने जाते हैं, और इन दिनों तो इनकी बड़ी बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप ही का विजन है, तो उन्हें विजनरी कहा जाता है। और अब इस हुकूमत का एक और विजन भी सामने आ गया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पूरी हुकूमत के लिए किफ़ायत शारी की पॉलिसी मंजूर करने वाला वज़ीर आज़म ऑफिस उसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए और अपने मुलाजमीन को एजाज़िया देने में मुलव्वस पाया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात के हवाले से किफ़ायत शारी के इक़दाम पर अमल नहीं किया। जब ऑडिट हुक्काम ने वजाहत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से रुजू किया तो मौखरुज़ ज़िक्र ने किफ़ायत शारी के इक़दाम और बाज़ाब्ता अंदाज से एजाज़िये की अदायगी के मामले पर जवाब तक देना गवारा नहीं किया। 15% कटौती के हिसाब से किफ़ायत शारी के इक़दाम के अदम नफाज के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल की इंतज़ामिया ने मखसूस हेड ऑफ अकाउंट्स पर खर्च किया। ऑडिट ने मुशाहिदा किया कि इंतज़ामिया ने ऑपरेशनल अखराजात के हवाले से किफ़ायत शारी के इक़दाम पर अमल नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में हद से ज़्यादा एजाज़िये की बेकायदा अदायगी है उसके बारे में कहा गया कि फाइनेंस डिवीजन के ख़त मौरख़ 27 जनवरी 2022 में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि वफाकी काबीना की मंजूरी से हासिल करने तक कोई फॉर्म वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को एक माली साल के दौरान एक बुनियादी तनख्वाह से ज़्यादा एजाज़िया देने की मंजूरी नहीं देगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की इंतज़ामिया ने माली साल 2021-22 के दौरान अपने मुलाजमीन को एजाज़िये की अदायगी के लिए 10,89,04,510 रुपये के अखराजात जो है वो तफसीलात के मुताबिक दिए। ऑडिट में मुशाहिदा किया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन और अफसरान को एजाज़िये की मद में साल में एक से ज़्यादा मरतबा रकम मिली। ऑडिट का ख्याल है कि मुलाजमीन और अफसरान को सालाना एक से ज़्यादा एजाज़िये की अदायगी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तफवीज़ करदा इख्तियारात की खिलाफ वर्जी थी। ऑडिटर ने फाइनेंस डिवीजन के मुलाजमीन और अफसरान को सालाना एक से ज़्यादा एजाज़िये की अदायगी को बाकायदा बनाने या बेकायदगी से अदा की गई रकम वापस लेने की सिफारिश की है। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मुसाबकती अंदाज इख्तियार किए बगैर दवाओं की खरीदारी के मामले पर बेकायदा अखराजात का इंकशाफ भी हुआ है। अब सरकारी मुलाजमीन को साल में एक से ज़्यादा एजाज़िया दिया गया, यानी वज़ीर आज़म का विजन तो सरकारी जो सफ़र है ब्यूरोक्रेट्स को रिलीफ देना है, जबकि यही वज़ीर आज़म माजी में आवाम को रिलीफ देने की बातें किया करते थे। वो माजी में क्या कहते थे कि किस तरह अशराफिया पेट काटना पड़ेगा, अवाम पर ये पैसा निशावर करना पड़ेगा, वो क्या कहते थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े बेचूंगा सस्ता आटा भैया दूंगा। रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करें। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही और उनको हम नीलाम करेंगे। तमाम इदारों की जिम्मेदारी होगी कि वो मिलकर शबाना रोज मेहनत करें, जिसमें कौमी खुशहाली और तरक्की के फैसले उनको हम अपने सर फहरिस्त रखें। हमेशा मुश्किल वक्त में, हमेशा चैलेंजेस में, तकलीफ के मरहल में गरीब आदमी ने कुर्बानी दी है। आज साहिब हैसियत उनको अपना किरदार अदा करना है और आज एहसार करने की उनकी बारी है। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शबाना रोज़ अवामी खिदमत की बात किया करते हैं, लेकिन अभी तक अवाम पर इस खिदमत के असरात दिखाई नहीं दे रहे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के हवाले से नून लीग का दावा है कि वो 19-19 घंटे जागते रहते हैं, ना खुद सोते हैं न किसी को सोने देते हैं। अता तारण क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस सिमत को ठीक करने के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इस मुल्क में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए द डेस्टिनी इज नाउ इन योर हैंड। और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहोलिक। वो 19-19 घंटे काम करते हैं, ना वो सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। ही इज नोन फॉर दिस। अब सवाल ये कि तवील जागने से, खुद भी जागने से, दूसरे को भी जगाने से आवाम के मसाइल का कोई हल निकल सकता है? या तो आवाम के साथ मजाक हो रहा है कि एक तरफ उन्हें महंगाई कम करने और बेरोज़गारी ख़त्म करने के सब्ज़ बाग दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब सारी सहूलतें अशराफिया की झोली में डाल दी जाती हैं। आवाम है कि उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, यानी उसे नींद है कि आती नहीं है और बेचैनी है कि जाती नहीं है। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, एक और बड़ा इदारा बंद होने जा रहा है। इसके बंद होने के मस्बत या मनफी असरात किस पर होंगे, ये सब बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन और मालिकान एहतजाज कर रहे हैं और अब यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर अफराद को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूटिलिटी स्टोर्स मुनाफा बख्श इदारा है और सालाना 25 अरब रुपये टैक्स अदा करता है। यूटिलिटी स्टोर का खालिस मुनाफा 2 अरब रुपये है, जबकि इदारा अरबों रुपये के अखराजात और तनख्वाहें खुद बर्दाश्त कर रहा है। अब दरखास्त गुजार का ये कहना है कि मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे, तो हुकूमत इस हवाले से कह चुकी है कि इन मुलाजमीन को दूसरे महकमों में मैनेज कर लिया जाएगा। और जहाँ तक दरखास्त गुजार का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर सालाना 2 अरब मुनाफा, तो दर हकीकत मामला इसके बरक्स है। यूटिलिटी स्टोर्स 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम हुए, जिसका मकसद आवाम को बुनियादी अशिया मार्केट में मौजूदा रेट से कम रेट पर देना था। यानी अशिया पर हुकूमत की जानिब से खास सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का गढ़ बनते चले गए और इसकी कई मिसालें भी सामने हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में भी करप्शन का स्कैंडल मंजर आम पर आया था और उस वक्त के यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन जुल्करनैन अली खान पर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम लगा। जुल्करनैन अली खान की 2 कंपनियां नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड और जुलटेक थी, जुलटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उन पर इल्ज़ाम था कि नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉरपोरेशन पर सऊदी अरब में ये कारोबार करते हैं और फिर वो सब्सिडी के नाम पर खजूरें इंपोर्ट अपनी कंपनी से करते हैं, यूटिलिटी स्टोर में वो महंगे दामों फरोख्त कर दी जाती हैं। और 4 साल पहले टीम दस्तक ने उनकी करप्शन का भांडा भी फोड़ा था, हमने इस पर शो किया था और उस पर उनको फिर मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा था। तो ये बात इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि यूटिलिटी स्टोर में कई ऐसे जो माफियाज हैं जिन्होंने पंजे गाड़ी रखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 71 के बाद से जिस अंदाज में, जिस स्पिरिट के तहत इसको बनाया गया था, उस स्पिरिट के तहत चल नहीं सका। हम आपको उसकी हल्की सी झलक दिखाना चाहते हैं कि हमने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 4 साल पहले जब उस पर एक शो किया था और उनसे पूछा था, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। दिखाते हैं। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता है। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं, मेरे शेयर नहीं है। जुलटेक ग्रुप सर, उसमें भी आपके शेयर्स हैं? जुलटेक का मालिक हूँ मैं खुद। बिल्कुल सर, वहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ सेल्स भी है, कोई पैकेजिंग भी होती है वहाँ पे? और भाई मेरे पाकिस्तान की जितनी भी रिटेल मार्केट है ना, मेट्रो, ये वो सारे हमारे कस्टमर है। अगले सवाल का मैं जवाब दे दूं, मैं यूटिलिटी स्टोर को भी, मेरी कंपनी कोई बिजनेस नहीं करती। फायर पे फायर किए जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि गलत बात है तो आप तरदीद मेरी बात सुने। अगर मेरी कंपनी मिसाल अगर है कि आपको टेंडर दिया गया, आपके लिए किया गया, तो बात खत्म हो जाती है। आप इसको इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।